गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसकी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए जो एप्लीकेशंस हैं गॉसेस लॉ की, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में जब गॉसेस लॉ का प्रूफ पढ़ाया था तब मैंने आपको 4 अलग अलग स्टेप बताए थे कि गॉसेस लॉ को इन 4 स्टेप्स में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेप थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें एक गाउशियन सरफेस को अज्यूम करना है। दूसरी स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था कि दूसरी जो स्टेप है उसके अंदर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? क्लोज सरफेस ईडीएस की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड जो अपना टॉपिक था, थर्ड जो स्टेप था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज सरफेस आपने लिया है उसके इनसाइड में चार्ज कितना है, हाउ मच चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्यू की वैल्यू हमें वहां पे निकालनी है। और फिर फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अप्लाइंग गाउसेस लॉ, और गाउसेस लॉ को अप्लाई करना है और उसके अंदर वैल्यूज हमें पुट करनी है। ये 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। मान लीजिए ये कोई आपका पॉइंट चार्ज है और इसको हमने Q मान लिया, और इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है P जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एक फिनोमेना यहां पे अज्यूम किया। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी। देखो उस टाइम मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ बता दिया था ताकि आपको ये सब करने में दिक्कत ना हो। तो उस केस में हमने एक चीज और भी पढ़ी थी गाउशियन सरफेस के केस में, कि अगर हम इसको गाउशियन सरफेस अज्यूम करेंगे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास उस गाउशियन सरफेस के ऊपर वेक्टर ई और एरिया वेक्टर ए की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ई और ए के बीच में बनने वाला एंगल थीटा सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए एवरी पॉइंट के ऊपर, सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर यहां से देखें हम लोग, तो देखिए यहां पे r डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस का एक पॉइंट यहां पे ले लिया मैंने, यहां से r डिस्टेंस का ही। तो डिस्टेंस अगर बदल नहीं रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, के क्यू बाई आर होती है। तो उस केस में ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा नहीं हो रही है उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगी। तो यहाँ से भी आर ले लिया एक पॉइंट, यहाँ से भी एक आर ले लिया, यहाँ से भी एक आर ले लिया, तो हमारे पास में एक सिमेट्री बन गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और उन सब को मिला दिया तो हमारे पास में जो एक सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, एक स्फेरिकल सरफेस होगा, जो कि इस साइड में भी आर के लिए होगा, बोर्ड के बैक साइड में भी होगा और ऐसे भी होगा। ठीक है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसको हमने फॉलो किया, नंबर 1 स्टेप को, और हमने लिखा P इज ए पॉइंट, P इज ए पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r from point charge Q। ठीक है, और अब हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए गाउशियन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल ही क्यों लिया हमने, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हमें ई और थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल थीटा वो हर पॉइंट के ऊपर सिमिलर चाहिए, उसकी सिमेट्री चाहिए हमें। इस वजह से हम एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे फुटबॉल की तरह, तो उसके हर पॉइंट के ऊपर थीटा और ई की जो है सिमेट्री बनती है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लासेज में भी समझाई है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस हैविंग सेंटर ऑफ
पार्टिकल, सेंटर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल लोकेशन, पार्टिकल लोकेशन, ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एट एवरी पॉइंट, at every point have angle 0। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया और इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमने यहां पे ये आपका एक गाउशियन सरफेस अज्यूम कर लिया। अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर हमने एक सेगमेंट लिया ds और यहां से हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी तो ये आई, और इसका एरिया वेक्टर अगर हमने निकाला तो वो भी इसी डायरेक्शन में आया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर इस पॉइंट पे तो आपको निकालना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके ऊपर भी चेक किया तो वही सिचुएशन है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये ई की वैल्यू है और ये एरिया वेक्टर की वैल्यू है आपके पास। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो भी वही आएगी, सिमिलर आएगी हर जगह। तो हमारी सिमेट्री वाला जो सिस्टम था, सिमेट्री ऑफ थीटा एंड सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये बन गया। अब सेकंड जो केस है, नंबर 2 स्टेप, मैंने 4 स्टेप बताए थे, उन स्टेप्स को फॉलो करके ही मैं आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा, और उस स्टेप्स को फॉलो करके ही मैं सारी एप्लीकेशंस को सोल्व करके दिखाऊंगा आपको भी ऐसे ही करना है। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? क्लोज इंटीग्रल ई ds cos थीटा, ऐसे लिख देंगे आप। बट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है हर केस में, मैंने बताया, देयरफॉर cos 0 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इज इंप्लाइज दैट क्लोज इंटीग्रल ई बाहर आ गया और ds अंदर हो गया, मतलब ds का ही इंटीग्रेशन आपको करना है। e तो कांस्टेंट है हर पॉइंट के ऊपर, अभी बताया था मैंने आपको, और cos थीटा जो है वो 1 हो चुका है। अब ds का मतलब है इस कंप्लीट, ये ds का क्लोज इंटीग्रल का मतलब है इस कंप्लीट सरफेस का इंटीग्रेशन करना है, और हमें पता है कि जो आपका स्फेयर होता है उस स्फेयर का एरिया s है, तो s इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो इसको सोल्व किया तो e इज इक्वल्स टू, यहाँ से मान लीजिए s आ गया, तो e की वैल्यू क्या होती है? s की वैल्यू क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक मिनट, हुल क्लोज इंटीग्रल वेक्टर e डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वन, integration vector e dot ds is equals to this one, and close integral vector e dot ds is equals to e into 4 pi r square। ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसके बारे में नॉलेज पता करनी है। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? द चार्ज एनक्लोज्ड या इनसाइड क्लोज्ड सरफेस इज, इसमें कितना है? Q ही है, तो Q का Q लिख दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ स्टेप में अप्लाइंग गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, और क्या होती है? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब पुटिंग वैल्यूज डालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास में क्या है? इसको लिख सकते हैं e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इधर ले गए, हमें तो e निकालना है। e इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इसके साथ में ले लिया, डॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास में
इक्वेशन बन गई। ये तो k होता है तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है। ये 3rd नंबर इक्वेशन, ये 4th नंबर इक्वेशन। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नई एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये तो हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। अब नई एप्लीकेशन क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्ग लेंथ है, इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ का कोई वायर है, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे ये बताता हूं आपको। ये जो नेक्स्ट जो अपनी एप्लीकेशन है वो किसी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर के लिए है, जिसके ऊपर लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके बारे में अभी अपना एक पूरा कंप्लीट लेक्चर चला था, और उसकी सारी की सारी स्टेप्स मैंने आपको समझाई थी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा। सब बातें आपको अच्छे से बताई हुई हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम दोबारा से एक नए टॉपिक को लेके चल रहे हैं और नई एक एप्लीकेशन को लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, जैसे हमने माना कि इस तरीके से हमारे पास एक वायर है, ये लीजिए एक वायर बनाया हमने ऐसे, ठीक। इस वायर के ऊपर इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस चार्ज की जो डेंसिटी है वो हमने पढ़ी थी पहले, वो कितनी होगी, लैम्डा। चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, ये है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, नीचे भी और ऊपर भी ऐसे दिखा दिया। अब इसके यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने P, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को समझना है हमें, और वही स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि पहले से हम लोग यूज ले चुके हैं। अब देखो, सबसे पहली जो स्टेप आती है उस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक गाउशियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मैंने गाउशियन सरफेस को अज्यूम किया। देखो यहाँ पे, देखो मैंने माना कि ये r डिस्टेंस है, यहां भी मैंने r डिस्टेंस मान ली, यहां भी r मान ली, और यहां भी r मान ली, और एक स्फेरिकल गाउशियन सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया ऐसे। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं क्या ये गाउशियन सरफेस जो मैंने अज्यूम किया है r रेडियस का, क्या ये परफेक्ट है इस मेथड के लिए, उसको चेक करते हैं। आपको पता है कि ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये होगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, ये E है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन हो गई, तो ये हो गया एंगल थीटा इनके बीच में। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं, इसको इस पॉइंट पे देखूं तो ये E है आपका और ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, तो इस पॉइंट पे ये थीटा हो गया। इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे ये आपका ds है और यहाँ पे ये आपका एरिया वेक्टर है, ये E है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हर एक केस के ऊपर कहीं भी देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ ले लिया, इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, इस पॉइंट पे, तो ये देखिए ये आपका एरिया वेक्टर लिया मैंने, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो गया थीटा। यहाँ पे इस केस में ये हो गया E और एरिया वेक्टर। तो देखिए क्या यहाँ पे हमारी सिमेट्री बन पा रही है, क्या यहाँ पे हमारा थीटा जो है वो हर पॉइंट के लिए सेम है, नहीं है। क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के लिए सेम है, नहीं है। तो गाउशियन सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमने उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि गाउशियन सरफेस हमेशा थीटा और E की सिमेट्री को डिनोट करेगा, जबकि ये वाला गाउशियन सरफेस यहाँ पे इस चीज को डिनोट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम इस केस में एक स्फेरिकल गाउशियन सरफेस को अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। तो कैसा अज्यूम करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो इसको इरेज करता हूं मैं, किस तरीके का अज्यूम करेंगे उसके लिए बताता हूं मैं आपको। दोबारा से हमने वायर बनाया,
ये लीजिए, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यहाँ से ये P पॉइंट है और ये कैपिटल R डिस्टेंस है और ये इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इस चार्ज की डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी वो कितनी है आपकी, लैम्डा। इज दैट क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो, अगर हमें कोई एक सिंगल सरफेस ऐसा नहीं मिलता है, ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं लास्ट लेक्चर्स में। अगर हमें यहाँ पे कोई सिंगल सरफेस नहीं मिलता है जिसके लिए ई और थीटा सेम हो, तो हम एक दूसरे टाइप का भी सरफेस अज्यूम कर सकते हैं जिसके डिफरेंट सरफेस हों। जैसे क्यूबिकल शेप ले सकते हैं आप, सिलिंड्रिकल शेप ले सकते हैं, और उनके जो सरफेस हैं उस एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए, जैसे ये क्यूबिकल है तो इसमें इसके ऊपर थीटा और ई सेम होगा, इसके ऊपर सेम होगा, तो हम अलग अलग सरफेस के लिए वैल्यू निकाल के उसका सम्मेशन कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करके उनका सम कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इस केस में हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। दो सरफेस वाली भी कोई बॉडी को हम लोग गाउसियन सरफेस में ले सकते हैं, 3 वाली को भी ले सकते हैं, 4 वाली को भी ले सकते हैं, 6 वाली को भी ले सकते हैं। तो ऐसी ही सबसे कम वाली को पहले अज्यूम करेंगे, तो उससे काम नहीं चलता है तो उससे थोड़ी और आगे चलेंगे, फिर और आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो अगर हम अज्यूम करें और हम देखें तो हमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पे अज्यूम करने में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखिए, हमने यहाँ भी r डिस्टेंस ली और यहाँ भी r डिस्टेंस ली, तो हमारे पास में इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल सरफेस बन के निकलता। ये लीजिए, एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है जिसको हम एक गाउसियन सरफेस बना सकते हैं। ये बन गया आपका एक सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर भी हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये है, ये ई है आपका, इसमें देखिए हर जगह ई की डायरेक्शन यही रहेगी, ये रहेगी। अब इस पॉइंट के ऊपर भी ई की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी नॉर्मल टू दी सरफेस होती है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ भी सेम सिचुएशन, यहाँ भी सेम सिचुएशन, तो ये एरिया वेक्टर है आपका और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब इसके हर पॉइंट पे। और सिमिलर इस साइड में होगा, सिमिलर प्रोसेस इस साइड में भी वो का वही होगा। तो हमने यहाँ पे कैसा गाउसियन सरफेस लिया, सिलिंड्रिकल शेप वाला गाउसियन सरफेस हमने अज्यूम किया। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने अज्यूम किया था इसका जो सिस्टम है, जो हमारी थ्योरी है, वो क्या लिखेंगे हम लोग, P इज ए पॉइंट, P इज ए पॉइंट एट नॉर्मल डिस्टेंस, एट नॉर्मल डिस्टेंस। ये देखिए, नॉर्मल डिस्टेंस ही है इस वायर से, ये वायर है आपका, इससे इस तरीके से है, या फिर आपकी तरफ है, या फिर इस बोर्ड की साइड में है, या नीचे की तरफ है, बट है नॉर्मल है कि नहीं है। तो नॉर्मल डिस्टेंस R, कैपिटल R माना था, फ्रॉम कैपिटल R फ्रॉम ए चार्ज्ड कंडक्टर डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्यों ली, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, अब नंबर 1 स्टेप, अब कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं इन शेप, कैसी शेप वाला, इन शेप ऑफ कोएक्सियल। ये देखिए, इसकी जो अक्ष है, ये इसकी अक्ष जो है ये कॉमन है, यहाँ पे कोएक्सियल बना हुआ है। ठीक है, कोएक्सियल, हाँ कोएक्सियल हो गया, कोएक्सियल सिलेंडर विद रेडियस कैपिटल R। ठीक है, शो दैट P इज ऑन दी सरफेस। इस वजह से P जो है वो किसके सरफेस पे आ गया, गाउसियन सरफेस पे आ गया। ऑन दी सरफेस E इज
नॉर्मल, E इज नॉर्मल टू कर्व्ड, नॉर्मल टू कर्व्ड सरफेस। कहाँ होगी E? ये जो ये देखिए ये सिलिंड्रिकल है, इस सिलिंड्रिकल के सरफेस के नॉर्मल है E। यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे गोल है ये, और इसके बिल्कुल कैसी है? नॉर्मल है। क्या है? E, नॉर्मल, कर्व्ड सरफेस के नॉर्मल है। एंड थीटा एट एवरी, थीटा एट एवरी पॉइंट एट जीरो, और थीटा जो है वो हर पॉइंट पे कितना है? 0। ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताया, समझाया भी है। हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी एस वेक्टर, अगर हम इसकी लेंथ को स्मॉल l ले लें, यहां से इसकी लेंथ जो है वो हमने स्मॉल l ले ली, जितना एरिया हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। वैसे तो ये इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन यहाँ पे इतनी दूरी के लिए हमने इसको स्मॉल l मान लिया है। ठीक है, तो हमने इसको दिखाया इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें सरफेस कितने बने? एक तो कर्व्ड सरफेस बना, एक ये फ्लैट सरफेस, एक ये फ्लैट सरफेस, 2 फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, टोटल 3 सरफेस बने। तो तीनों सरफेस का अलग अलग निकाल लेंगे इंटीग्रेशन, और फिर उसका सम कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे अपनाने जा रहे हैं। ये देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल कर्व्ड, पहले कर्व्ड सरफेस का, और लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल फ्लैट सरफेस नंबर 1, इसको नंबर 1 मान लिया और इसको नंबर 2 मान लिया, ऐसे दिखा दिया। और वही लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा प्लस और फ्लैट सरफेस 2 और ई डी एस कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। अब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ध्यान से, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 डिग्री आ रही है। पहले से हम ये चीज़ देख चुके हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये वैल्यू बच गई आपके पास ई डी एस और ये कर्व्ड सरफेस प्लस, अब यहाँ पे देखिए इन फ्लैट सरफेस के लिए, ये देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम। इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये होगा नॉर्मल टू दी सरफेस, इस डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर है इसका, और फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कैसा हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरिया वेक्टर ये हो गया, फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ये एरिया वेक्टर है और ये फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम 90 डिग्री। तो वैल्यू डाली तो हमारे पास में क्या आ गया? कोस 90 0 और कोस 90 0, तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट 0 हो गए हैं यहाँ पे। तो इतना ही बच गया आपके पास। ठीक है, अब E तो यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है, इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर E कांस्टेंट है, तो E को बाहर निकाल लिया हमने। तो इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, E बाहर आ गया और क्लोज्ड इंटीग्रल ds। अब जो ये कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया, कंप्लीट एरिया कितना होता है? एक तो पूरा सरकमफ्रेंस इसका, और एक इसकी इनटू हाइट या लेंथ जो भी है वो, मतलब चारों तरफ का और उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो वो क्या होगा आपको पता ही है, 2 पाई आर एल होगा। तो आपके पास में आ गया वेक्टर E डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक देखिए आप, बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब देखो आगे चलते हैं थर्ड स्टेप में। इतना समझ में आ गया होगा आपको? इरेज करना पड़ेगा हमें। इरेज 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 कर दिया है, चलो कर देता हूं इरेज। यहां से इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में हम चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज की। तो यहां पर इनसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज की बात करेंगे। तो इनसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज की डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। लेंथ कितनी है? एल। ठीक है, तो टोटल चार्ज मतलब लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। तो एल लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए
लैम्डा है तो एल लेंथ के लिए कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो उसी चीज को हम यहां पे डिनोट करेंगे, द चार्ज इनसाइड सरफेस, द चार्ज इनसाइड सरफेस, क्लोज सरफेस या सरफेस जो भी आप लिखें, ठीक है, कितना आया, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। अभी मैंने समझाया आपको लैम्डा एल क्यों आया, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप समझ चुके हैं कि ये लैम्डा एल क्यों आया है, ठीक है। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है हमारा। नंबर 4 में अप्लाइंग, इसको भी मिटाना पड़ेगा, सॉरी इसको भी मिटाना पड़ेगा आपको, ये लीजिए मिटा दिया। अब 4th स्टेप में हम क्या करते हैं, अप्लाइंग गॉसेज लॉ, अप्लाइंग गॉसेज लॉ। और गॉसेज लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन और ये 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। किन किन इक्वेशन से, 1 और 2 से 3rd में डालनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। तो आपके पास में जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए L से L कैंसिल हो गया, यहां से आया E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू निकालनी है तो इनको इधर ले गए, E इज इक्वल्स टू यहां से बन जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा बाई आर। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब अगर इसको दोनों साइड में ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैसे लिख सकते हैं, और E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2 लैम्डा बाई आर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये बन गया। इसको इक्वेशन बनाया 4th नंबर, ये बनाया 5th नंबर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। वो देखिए हर एक एप्लीकेशन में हमें वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम थोड़ा और अदर टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं गॉसेज लॉ की, उनके बारे में बात करेंगे, और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। देख लीजिए किस तरीके से इसको सोल्व किया हमने। ये स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे वही फॉलो करने हैं, और थोड़ा अज्यूम करना है हमें गाउशियन सरफेस। और गाउशियन सरफेस को अज्यूम करने के लिए एक चीज याद रखनी है, सिमेट्री ऑफ थीटा एंड सिमेट्री ऑफ ई एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम वहां पे गाउशियन सरफेस बना सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम दूसरा गाउशियन सरफेस अज्यूम करेंगे। फिर उसके सरफेस अलग अलग हो सकते हैं, 2 सरफेस का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का भी हो सकता है, लेकिन हमें सिमेट्री तो लेनी ही पड़ेगी, तभी उसको गाउशियन सरफेस हम बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से स्वस्थ रहिए, खूब अच्छे से मज़े से पढ़ाई कीजिए, खाना बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे डिशेज़ को आप यूज में लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।